हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो डिस्कस कर ही लिए हैं। एनआई के हमने बात कर ली है, प्रोमिसरी नोट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज को, चेक को, सेक्शन 4, 5, 6 हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ सेक्शन 13 को देखा जिसमें हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को देख लिया है। सेक्शन 14 के बारे में हमने बात कर ली है, नेगोशिएशन कैसे होता है ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। सो डिलीवरी, एंडोर्समेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, देखो आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 4 के बारे में बात की थी, सेक्शन 5 के बारे में, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 को याद रखने के लिए मैंने आपको सेक्शन 7 की 3 डेफिनेशंस आपको मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई, ये 3 डेफिनेशंस जो है वो आप याद कर सकते हो सेक्शन 7 से। वो कैसे, वो हमने वहां पे सेक्शन 7 में देख लिया था। अब हम मेनली किसके बारे में बात करेंगे, अब हम मेनली फोकस करेंगे 3 चीजों के ऊपर। हम बात करेंगे सेक्शन 8 के बारे में, सेक्शन 9 के बारे में एंड सेक्शन 10 के बारे में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें अब फोकस करना है। सेक्शन कौन सा आएगा, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक आएगा यहां पे देख लो आप एक बार। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट वुड बी सेक्शन नंबर 8। और ये देखो सेक्शन नंबर 8 किसके बारे में है। सेक्शन नंबर 7 आपको पता ही है, जिसमें कि 3 डेफिनेशंस मैंने याद रखने के लिए, सेक्शन 7 में और भी डेफिनेशंस है लेकिन 3 डेफिनेशंस को प्रॉपरली लर्न आपको हो जाए इसलिए मैंने आपको बताई थी वो। तो यहाँ पे सेक्शन 8 में किसके बारे में बात करते हैं, हेयर वी टॉक अबाउट होल्डर। सेक्शन 9 में बस हम इसी का एक्सटेंशन कर देंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिस्कस कर लेंगे। और सेक्शन 10 में फिर हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो जरा, नजर डालना किसके ऊपर, फर्स्ट हैव ए लुक एट दिस सेक्शन नंबर 8। तो होल्डर कौन है, द होल्डर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto. Where the note, bill of exchange is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं और अब विथ एग्जाम्पल्स भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि देखो होल्डर कौन है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है। तो इसको हम कैसे समझे, सो टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ होल्डर। और होल्डर को समझाने के लिए ना इसको यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ होल्डर के बारे में बात हम किस में कर रहे हैं। तो होल्डर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो हम तीनों के एस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ आ गया हमारा प्रोमिसरी नोट जिसे हम कहते हैं प्रो नोट, और बताओ यहाँ पे रिलेवेंट सेक्शन कौन सा होगा। सो हेयर द रिलेवेंट सेक्शन वुड बी सेक्शन नंबर 4। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे किसको डिस्कस करेंगे, तो सेकंड यहाँ पे आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज को किस में डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात की हमने सेक्शन 5 में। और तीसरा कौन सा है, चेक। तो इन तीनों के केस में क्या हो सकता है, इन तीनों के केस में होल्डर जो है वो बन सकता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आया कि बेसिकली होल्डर है कौन। तो होल्डर कौन है, तो होल्डर बनने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। अब हम उन 2 कंडीशंस के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इसको मैं सामने ही मेंशन कर देता हूं दैट व्हाट आर दीज 2 कंडीशंस। ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये 2 कंडीशंस देखना, इससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ तो पहली कंडीशन यहां पे आप देखना, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, सच पर्सन मस्ट बी। तो यहां पे हम लिख देते हैं एनी पर्सन एंटाइटल्ड, एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, ये पहली कंडीशन है। एंटाइटल्ड किसके बारे में होना चाहिए, ये देखो इन हिज ओन नेम। तो 2 बातें यहां पे देखना। फर्स्ट थिंग जो यहां पे मैं आपको बताऊंगा होल्डर को समझने के लिए, वो पहली कंडीशन किसको लेकर है, वो पहली कंडीशन यहां पे पोजेशन को लेकर, टू द पोजेशन देयरऑफ। तो पहला आ गया पोजेशन को लेकर,
और दूसरा क्या आएगा यहां पे देखो, रिसीव और रिकवर। सेकंड वन इज रिसीव और रिकवर, रिकवर द अमाउंट ड्यू। ठीक है, ये देख लो पॉइंट आप, रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। तो ये एस्पेक्ट है, ये छोटी सी डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एंटाइटल्ड हो अपने नाम पे, किसके लिए, पोजेशन देयर ऑफ और रिसीव। ठीक है, पोजेशन देयर ऑफ और साथ में क्या लिखा हुआ, दूसरी कंडीशन है, यहां पे और नहीं होता है, प्लस रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू। अब एक बार डेफिनेशन के ऊपर नजर डालें, अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को मैं आपको बताऊंगा। Any person entitled his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due therefrom the parties thereto। उसे हमने होल्डर का नाम दे दिया। चलो ठीक है, अब इस होल्डर को अच्छे से प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं इस होल्डर को, ये देखो अभी आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा ये वाला एस्पेक्ट। नाउ लेट्स मेक इट, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं, और इस एग्जाम्पल में मैं ये बोलता हूं कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेते हैं, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज के एस्पेक्ट से समझते हैं किसको, सेक्शन 8 की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहां पे आपके सामने क्लियर होने वाली है। ओके देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूं यहां पे हमें एक पार्टी चाहिएगी, तो मैं बोलता हूं कि ये पार्टी कौन है, लेट्स से अमर एक पार्टी है। अमर के पास में क्या था, अमर के पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, तो मैं अमर को यहां पे मेंशन कर दूं। ओके ये मैंने अमर को यहां पे मेंशन कर दिया। ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास में है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज अमर के पास में आ चुका है। अब मैं बोलता हूं कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये इसने किसको एंडोर्स कर दिया। नाउ दिस हैज बीन एंडोर्स। ओके किसको एंडोर्स किया, ये देखो, एंडोर्स का मतलब मैंने आपको बताया, रिटर्न फॉर्म में लिखकर किसी और को अगर वो ट्रांसफर कर देता है तो वो हो गया एंडोर्स। अब हम बोलते हैं कि उसने वो एंडोर्स किया किसको, प्रेम को एंडोर्स किया। इज दैट क्लियर, ये बात आपको समझ में आई यहां पे। तो अगर उसने यहां पे प्रेम को एंडोर्स कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज अमर के पास में था, अमर ने एंडोर्स कर दिया प्रेम को, तो प्रेम यहां पे क्या बन गया, प्रेम यहां पे बन गया उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर। इज इट क्लियर, सिंपल है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब वो यहां पे क्या बन गया, वो यहां पे बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन गया है। अब वो होल्डर क्यों बन गया है, उसके रीजन मैंने आपको बता दिया, उसके पोजीशन में है, एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, क्योंकि उसको यहां पे एंडोर्स कर दिया है। तो एंडोर्स करने की वजह से यहां पे जो प्रेम है वो एंडोर्सी बन गया है। वो क्या बन गया है, एंडोर्सी, जिसके फेवर में इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया जाए। मतलब मेरे पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे मैंने आपका नाम मेंशन कर दिया, और आपका नाम मेंशन करके पीछे साइन करके आपको दे दिया, तो आप क्या बन गए, देन यू बिकम एंडोर्सी, और मैं क्या बन गया, एंडोर्सर। और इसके साथ ही साथ आप उस इंस्ट्रूमेंट के क्या बन गए, आप उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर बन गए। इज दैट क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज के एस्पेक्ट से एग्जांपल लिया, लेकिन यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज ही क्या, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को डिलीट कर देता हूँ। मैं बेसिकली आपको होल्डर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कब कब होल्डर बनेगा और कब कब होल्डर नहीं बनेगा। तो ये हम होल्डर के एस्पेक्ट को यहाँ पे समझ रहे हैं, और यहाँ पे रिलेवेंट सेक्शन कौन सा चल रहा है, सेक्शन नंबर 8, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब चलो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब इस एग्जाम्पल में देखना, अब मैं बोलता हूँ इस एग्जाम्पल में देयर इज ए प्रोमिसरी नोट, एक प्रो नोट है, और वो प्रो नोट ठीक है किसका है, अमर का है, अमर का है। और लेट्स से कि वो जो अमर का जो प्रोमिसरी नोट था वो बेसिकली स्टोलन हो गया। क्या हो गया, चोरी हो गया। तो चोरी हो गया, और चोरी होने के बाद में किसको मिल गया, प्रेम को मिला। तो बताओ कि अब क्या वो होल्डर बनेगा या नहीं बनेगा। द आंसर इज ही इज नॉट ए होल्डर। अब वो यहां पे होल्डर नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम। एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड मतलब क्या होता है, उसके पास कोई लीगल राइट होना चाहिए। He doesn't have any legal right। उसके पास तो चोरी का इंस्ट्रूमेंट है, स्टोलन है, और मान लो प्रेम ने चोरी किया था उसको, उस प्रॉमिसरी नोट को चोरी कर लिया, ही इज नॉट ए होल्डर। क्योंकि एंटाइटल्ड, पहली बात तो हमने देखा ना कि उसके नाम से होना चाहिए, और दूसरा क्या,
ठीक है, साथ में क्या देखा, टू द पोजेशन देयर ऑफ प्लस रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू। उसके पास उस इंस्ट्रूमेंट के पोजेशन का कोई लीगल राइट है ही नहीं और वो अमाउंट यहां पे रिकवर कर भी नहीं सकता। इज इट क्लियर? ठीक है, अब चलो मैं बताता हूं, देखो दूसरी बात देखना। अब अगले एग्जाम्पल को इस तरीके से समझना। अब यहां पे मैं बोलता हूं, चलो यहां पे भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास में है, तो मैंने कहा देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये अमर के पास में है। ठीक है, अमर के पास में आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उसके बाद में आगे देखना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ओके, अब मैं बोलता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ है इसको समझना। सो बेसिकली ओके, ये देखो, तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में हो गई है फॉर्जरी। ठीक है, फॉर्जरी समझते हो? फॉर्जरी मतलब एब्सेंस ऑफ कंसेंट। बार बार बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं। फॉर्जरी का अरे आपको पता ही ना हो और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज पे मैं आपका साइन करके अपने फेवर में एंडोर्स कर लूं, उसे हम कहेंगे फॉर्जरी। अब ये फॉर्जरी कौन कर रहा है? ये फॉर्जरी भी प्रेम कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट आपके नाम पे, इंस्ट्रूमेंट आपका है, फॉर्जरी मैंने कर ली, अपने नाम पे इंडोर्स कर लिया, तो बताओ कि क्या मैं होल्डर बनूंगा? द आंसर इज नॉट ए होल्डर, क्योंकि पता ये किसको इंडिकेट करता है? ये बात करता है, फॉर्जरी जो है ये बेसिकली एब्सेंस ऑफ कंसेंट के बारे में बात करता है कि सामने वाले की कंसेंट ही नहीं थी। तो आपने फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा? तो आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि हाँ यहां पे होल्डर बन रहा है, यहां पे होल्डर नहीं बन रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको कि कब कब वो होल्डर बन रहा है और कब कब वो होल्डर जो है वो नहीं बन रहा। ये देख लो, ये आपको एग्जांपल यहां पे प्रॉपरली क्लियर हो रहा होगा। सो हियर ही इज ए होल्डर, द आंसर इज यस, यहां पे होल्डर है, यहां पे वो होल्डर नहीं है, यहां पे वो होल्डर नहीं है। अब ये वाली बातें जाननी बहुत जरूरी है अगर आपको सेक्शन 8 को समझना है तो। देखो थोड़ा टाइम मैं जरूर ले रहा हूं, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, अगर आपकी नजरों में मैं मुझे पनिशमेंट भी देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी सोचो, बट टाइम मैं लूंगा और तब तक लूंगा जब तक मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन ना आ जाए कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिए। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताना जरूरी है, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगले एग्जाम्पल में बोलता हूं कि देखो यहां पे भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास में था? ये देखो ये अमर के पास में है और अमर की हो गई, अब यहां पे बोलता हूं अमर की हो गई डेथ। तो अब डेथ के बाद में पिक्चर में कौन आएगा? अब पिक्चर में आएगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब मैं बोलता हूं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन? लेट्स से कि प्रेम उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके पास में होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो यहां पे क्या बन जाएगा? ये बात अब आप समझना, ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये बेसिकली बन जाएगा होल्डर, क्योंकि उसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन भी है, वो लीगली एंटाइटल्ड भी है उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए, तो वो उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। तो ये यहां पे बन गया होल्डर। तो चोरी के केस की जब हम बात करते हैं तो वो सिचुएशन में, ये आपको मैंने बात समझा दी, यहां पे मैंने आपको चोरी के बारे में बताया, यहां पे मैंने आपको फॉर्जरी के बारे में बताया। इस सिचुएशन में पर्सन क्या नहीं बन रहा? इस सिचुएशन में जो पर्सन इंस्ट्रूमेंट को ले रहा है वो पर्सन बेसिकली होल्डर जो है वो नहीं बन रहा है। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम लोग अच्छे से जब देखते हैं तब हमें ये प्रॉपरली समझ में आता है, राइट। तो होल्डर की बात कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपके साथ अगर हो सके तो डिस्कस कर लूं मैं, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, आई होप ये तो आपको प्रॉपरली क्लियरली यहां पे समझ में आ गया है कि होल्डर का मतलब यहां पे क्या है। अब इससे आगे चलते हैं और ठीक है, और एक आगे बढ़ते हुए कुछ और एग्जाम्पल्स जो है मुझे लगता है कि मुझे इसके आपको एक दो एग्जाम्पल्स और बता देने चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और बात आप यहाँ पे याद रखना,
होल्डर को ही हम क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं, ये प्रिजम्पशन है कि होल्डर इज कंसिडर्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। उसके बाद इस प्रिजम्पशन को बेसिकली ब्रेक करना होता है। अब यहाँ पे मान लो हमने डेथ के एस्पेक्ट से बात कर ली, हमने यहाँ पे बात कर ली किसके हिसाब से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। अच्छा बताओ, अगर कोई चोर है तो बताओ, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्टोलन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली थीफ था, तो बताओ कि यहाँ पे होल्डर बना या होल्डर नहीं बना। द आंसर इज यहाँ पे होल्डर नहीं बना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई एंडोर्सी है फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फॉर्जरी के बारे में बताया, तो जहां पे फॉर्जरी इन्वॉल्व होगी वहां पे भी क्या नहीं बनेगा, वहां पे भी वो होल्डर जो है वो नहीं बनेगा। सो इसके लिए दो चीजें हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, वो दोनों चीजें आपने यहाँ पे देख ली हैं। तो ये हमारे होल्डर की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे हो रही है कंप्लीट, ठीक है। सेक्शन 8 हमने यहाँ पे इसको समझ लिया है, और इसी होल्डर को हम क्या मान लेते हैं, इसी होल्डर को ही हम होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो प्रिज्यूम कर लेते हैं। लेकिन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो क्या डिफरेंस होता है, अभी उस डिफरेंस के बारे में प्रॉपर जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कब हम लोग होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बेसिकली आपको सेक्शन 9 बताना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जो कि इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एनआई एक्ट का कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज सेक्शन नंबर 9, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 9 है ना, ये पूरे गेम को पलट देता है। जितनी भी प्रिजम्पशंस है ना, उन सारी प्रिजम्पशंस को ये प्रॉपरली क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। अभी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन नंबर कौन सा आएगा, मैंने आपको कौन सा बताया, सो हियर द सेक्शन नंबर वुड बी सेक्शन नंबर 9। अब देखें होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ओके, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। रेलेवेंट सेक्शन कौन सा, सेक्शन नंबर 9। तो क्या ऐसी खास बात है किसी पर्सन में कि उसे हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में, कि इसकी खास बात क्या है। वो तीनों बातें अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे कुछ रेलेवेंट सेक्शंस में आपको और बता देता हूं जो होल्डर इन ड्यू कोर्स से रिलेटिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो वो सेक्शंस कौन कौन से हैं, एक बार अच्छे से उन सेक्शंस को भी देख लेना। जैसे कि हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 20 के बारे में, जब हम एनआई में सेक्शन नंबर 36 को देखते हैं, जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन नंबर 43 को देखते हैं, 36 को देखते हैं, 43 को देखते हैं, सेक्शन नंबर 46 को देखते हैं, या फिर सेक्शन नंबर 53 हो, सेक्शन नंबर 53 हो, और सेक्शन नंबर 58 हो, सेक्शन नंबर 58, सेक्शन 20, 36, 43, 46, 53, 58, ये सारे वो सेक्शंस हैं जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे सेक्शंस डिफाइन किस में है, डिफाइंड है ये सेक्शन नंबर 9 में, ठीक है। 20, 36, 43, 46, 53 एंड 58 ये इसके रेलेवेंट सेक्शंस हैं जिसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बात करते हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में, इसको प्रॉपर समझेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप बेर एक्ट में बेर एक्ट ओपन करके आप इन सेक्शंस को रेफर कर सकते हो। आगे तो मैं बताऊंगा ही, आगे तो मैं बताऊंगा ही होल्डर इन ड्यू कोर्स की जब प्रिविलेजेस को बताऊंगा तो मैं बहुत सारे सेक्शंस जो है वो वहां पे कवर कर लूंगा। एनीवेज, अब द क्वेश्चन इज, ये तो सेक्शंस आ गए, अब इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या कहती है। अब ऐसे समझ लो, देखो नॉर्मली अगर आप किसी से पूछो ना कि व्हाट इज होल्डर, होल्डर क्या होता है, और हु इज ए होल्डर, राइट, लाइन ये होगी ना कि हु इज ए होल्डर, तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन जो होल्ड कर रहा हो किसी चीज को वो होल्डर है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हम बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसके पास चेक है, वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से होल्डर है, यही बोलोगे ना। तो जिसके पास चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, उसे हमने होल्डर का नाम दे दिया है। लेकिन हम होल्डर के साथ साथ में अब एक टर्म ऐड कर रहे हैं, दैट इज इन ड्यू कोर्स, यानी कि ये कुछ ऐसा स्पेशल है इसमें। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ आपको क्या बनना है, होल्डर बनना है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमें होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है, हमें सिर्फ होल्डर नहीं बनना।
क्योंकि जो प्रिविलेजेस होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलती हैं वो किसी होल्डर को नहीं मिलती। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो बेनिफिट्स मिलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को, वो अगर वो सिर्फ होल्डर है तो उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपको यहां पे जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि अगर एक पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसको दे दिया है, किसी को विदाउट कंसीडरेशन आगे फर्दर इंडोर्स कर दिया है, गिफ्ट कर दिया, लेकिन अपनी मर्जी से किया है, तो यहां पे एक तरीके से एक डोनर है एक डोनी है, तो वो पर्सन भी क्या बन जाएगा, वो जो अगला पर्सन है वो बेसिकली होल्डर ही तो बनेगा। लेकिन अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझने के लिए सबसे पहले लेट्स लुक एट सेक्शन नंबर 9 और देखो सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 9 बोलता है होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन become the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorsee thereof। endorsee आप समझते हो, जिसको फर्दर क्या किया, endorse किया। Before the amount mentioned in it becomes payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title to the person from whom he derived his title। ये लिखा हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी बता देता हूं। ये देखो, अगर एक पर्सन जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनता है, तो हम ये बोलते हैं कि बस आप ये देखो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स वो कब बनेगा, तो उसके लिए 3 कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 3 कंडीशंस क्या हैं, देखो सबसे पहले उसने क्या दिया हो, सबसे पहले उसने दिया हो कंसीडरेशन, उस इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए ही हैज पेड सम कंसीडरेशन, ठीक है, तो उसकी साइड से हम बोलेंगे उसने कंसीडरेशन दिया है। आप मेरे को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या कोई चेक क्यों दोगे, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आंसर करना। फ्री में दे दोगे? आप बोलोगे सर हमने हो सकता है आपसे कुछ लिया हो। मैंने कहा चलो ये मान लेते हैं कि आपने मुझसे मेरे लेक्चर्स लिए और इसलिए आप मुझे क्या दे रहे हो, उसके बदले में यू आर गिविंग मी ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपको बदले में क्या दे रहा हूं, मैं आपको बदले में कंसिडरेशन दे रहा हूं ना। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना, कंसिडरेशन दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए एक और कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होती है, और वो कंडीशन क्या है, बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी, देखो हर एक इंस्ट्रूमेंट की ना एक मैच्योरिटी होती है। चेक के केस में हमेशा 3 महीने होती है, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के केस में पार्टीज जो है वो खुद डिसाइड करती हैं, पार्टीज खुद डिसाइड करेंगी कि कब उनकी क्या होगी, कब उन इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी होगी। सो बिफोर मैच्योरिटी वो क्या कर सकते हैं, बिफोर मैच्योरिटी जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने आपको बताया उसको हम बार बार नेगोशिएट कर सकते हैं। कितनी बार नेगोशिएट कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। वी कैन नेगोशिएट इट एज मेनी टाइम्स एज वी वांट टू। लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी से पहले अगर इंस्ट्रूमेंट जिस पर्सन को फर्दर एंडोर्स हो जाएगा, वो पर्सन बेसिकली क्या बन जाएगा, वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है। मैच्योरिटी के बाद में होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, उसने जब वो इंस्ट्रूमेंट लिया था तो उसने वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली गुड फेथ में लिया, ठीक है, गुड फेथ में लिया। तो गुड फेथ को यहां पे हम क्या लिख देते हैं, यहां पे वी कॉल इट बोनाफाइड। इसको हम बोलते हैं कि उसने बोनाफाइड फॉर्म में लिया। अब बताओ मुझे, पहला उसने क्या दिया, बदले में कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया। दूसरा हमने क्या देखा, बिफोर मैच्योरिटी लिया। और तीसरा हम क्या देख रहे हैं, उसने उस इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में लिया। तो जब कोई पर्सन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, ये तीनों कंडीशंस जब कोई पर्सन सेटिस्फाई कर देता है, तो वो पर्सन क्या बन जाता है, वो पर्सन बनता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अब आप ये बात सोच रहे हो कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने से क्या हो जाएगा, ऐसा क्या फायदा हो जाता है कि अगर कोई पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, उसको ऐसी क्या प्रिविलेज मिल जाती है। ओके ठीक है, हम उसकी प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रिविलेजेस को समझाता हूं। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लेना, एक ऐसा इंसान जो किसी इंस्ट्रूमेंट को लेने के बदले में कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स दे, जो उस इंस्ट्रूमेंट की बिफोर मैच्योरिटी उस इंस्ट्रूमेंट को ले, और तीसरा गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट को ले, उस पर्सन को हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, समझें इसको। चलो आगे चल के इसको बेसिकली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसकी बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो हाउ डज इट वर्क्स। ये देखो,
मैं बोलता हूं कि ये है एक ड्रॉयर, और ड्रॉयर क्या करता है आपको पता ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज किस पे बनाएगा, एक ड्रॉई के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को बनाएगा। तो अब ड्रॉई कहां है, ये है हमारा ड्रॉई, एक तरफ ड्रॉयर आ गया है और एक तरफ ड्रॉई आ गया है, और यही क्या हो सकता है, ये पेई भी हो सकता है। अब इसने इसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसने इसके ऊपर ड्रॉ किया, उस पर टाइम लिमिट कितनी थी, ये देखो 3 मंथ्स की टाइम लिमिट मैंने यहाँ पे बता दी, और 3 मंथ्स की टाइम लिमिट के साथ में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया अमाउंट कितना, लेट्स से 20,000 का अमाउंट जो था वो मैंने मेंशन कर दिया। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब मैं बोलता हूं कि ड्रॉयर के पास में वो जो इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट को इसने क्या कर दिया, फर्दर एंडोर्स कर दिया। ठीक है, एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स करने का मतलब आपको अच्छे से पता ही है, उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिखकर उस पर्सन का नाम लिख दे के पे टू, ठीक है, अब इसको पे कर देना। लेट्स से इसने अमर का नाम लिख दिया, इसने अमर का नाम लिख दिया। अब अमर का यहां पे नाम लिख दिया, तो अब ये बोलते हैं लेट्स से कि यहां पे जो अमर था, अमर अब अमर नहीं रहा, अमर की डेथ हो गई। तो अमर की डेथ के बाद में वो इंस्ट्रूमेंट किसको मिल गया, अब हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तो वो अब इंस्ट्रूमेंट मिल गया मिस्टर प्रेम को। तो अब बताओ मिस्टर प्रेम यहाँ पे क्या बना, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये मिस्टर प्रेम जो है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए वो क्या बना, इसलिए वो इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बना है। इज दैट क्लियर? तो हमने कहा कि वो बेसिकली क्या बना, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहां पे बन गया उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर। ठीक है, आपको पता ही है ये होल्डर ही बनेगा। अब देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ना इसके लिए कुछ पे नहीं किया है, इसके लिए कुछ पे नहीं किया है। अब मैं बोलता हूं कि ये फर्दर जो इंस्ट्रूमेंट था वो किसके पास में चला गया। अब मैं बोलता हूं कि प्रेम ने लेट्स से कि वो जो इंस्ट्रूमेंट था, लेट्स से वो इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया, या ओके चलो लेट मी से, मैं कहता हूं गिफ्ट नहीं किया। इससे क्या हुआ, ये जो इंस्ट्रूमेंट था, अब इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ना, इसको लेने के लिए बेसिकली फ्रॉड करके ये इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया गया, ये इंस्ट्रूमेंट ले लिया किसने, मिस्टर गोगो ने ले लिया, मिस्टर गोगो ने ले लिया इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो गोगो ने क्या करवा लिया, इससे एंडोर्स करवा लिया सेम इंस्ट्रूमेंट को। अब ये मैंने आपको बार बार बताया है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स फर्दर एंडोर्स हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। किसको ट्रांसफर करवा दिया इसने, मिस्टर गोगो ने फ्रॉड करके इसको ट्रांसफर करवा दिया। तो अब बताओ फ्रॉड करवाया तो यहां पे देयर वाज ए डिफेक्ट, यहां पे डिफेक्ट था एक तरीके से, क्योंकि उसने क्या करवा लिया, फ्रॉड करवा लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे बेसिकली प्रायर डिफेक्ट। यू कैन से एक प्रायर डिफेक्ट था, एक की डेथ हो गई, एक को गिफ्ट कर दिया, और इसने क्या कर दिया, बेसिकली इसने फ्रॉड करके इंस्ट्रूमेंट ले लिया। यहाँ पे मैं फॉर्जरी नहीं कह रहा हूं, ये बात आप अच्छे से समझना। आई एम नॉट सेइंग फॉर्जरी, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉड। ठीक है, अब ये क्या करता है, गोगो क्या करता है, इस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर एंडोर्स कर देता है। किसको एंडोर्स करता है, लेट्स से अब ये जिसको एंडोर्स करता है, ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब इसने जिसको एंडोर्स किया वो है मिस्टर बजाज, मिस्टर बजाज। लेकिन मिस्टर बजाज ने इस इंस्ट्रूमेंट को लेते टाइम पे 3 बातों का ख्याल रखा। क्या, उसे 3 बातों का ख्याल रखा कि सबसे पहले उसने उस इंस्ट्रूमेंट के बदले में क्या दिया, कंसीडरेशन दिया, वैल्यूएबल कंसीडरेशन दिया। इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्री में नहीं लिया है, बदले में कुछ गुड्स या सर्विस दिए। फिर उसने गुड फेथ में लिया है, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि पहले इस इंस्ट्रूमेंट में फ्रॉड हो चुका है, इस इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए फ्रॉड किया गया था। और तीसरा, बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी। अब आपको पता है इंस्ट्रूमेंट को 2 तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, एंडोर्स करने के 2 तरीके हैं। एक क्या होता है, एक हमने देख लिया कि एंडोर्समेंट या तो डिलीवरी से हो सकता है, या फिर नेगोशिएट जो है वो बेसिकली कैसे हो सकता है। तो नेगोशिएट करने के 2 तरीके हैं, या तो होता है डिलीवरी या होता है एंडोर्समेंट। अब ये मिस्टर बजाज इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट को ले लिया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो जब इन्होंने इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया,
ये बात अब आप याद रखना। जब व्हेन ही सेटिस्फाइड ऑल दीज कंडीशंस, तो अब ये क्या बन गया, अब ये मिस्टर बजाज बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये पैसा मांगता है किससे, नाउ ही डिमांड्स मनी फ्रॉम द ड्रॉई। अब ये ड्रॉई से क्या करता है, ड्रॉई से पैसा डिमांड करता है, ये मनी डिमांड करता है उससे, उससे बोलता है लाओ पैसा लाओ। अब ड्रॉई इसको पैसा देने से मना कर दे, अगर ड्रॉई इसको पैसा देने से मना करते, क्योंकि ड्रॉई ने क्या किया था आपको पता ही है कि ये बेसिकली क्या करता है, ये उस बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस देता है ना, तो या तो ये एक्सेप्टेंस देगा और या फिर इसकी साइड से क्या होगा, रिफ्यूजल होगा। लेकिन अगर आप यहां पे मिस्टर बजाज के ऊपर नजर डालोगे तो मिस्टर बजाज यहां पे क्या बना है, ही हैज बिकम ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। आपको बात समझ में आई, अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन चुका है। तो अब ये क्या कर सकता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने वो लाइन सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये लाइन सुनी है कभी आपने, नहीं सुनी तो मैं आपको, जोरू से मेरा मतलब है वाइफ, ठीक है। ऐसी लाइन कई बार बोलते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ और वाइफ का ब्रदर जो है वो एक तरफ है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। सो यहां पे मैं बेसिकली बता रहा हूं कि सारी खुदाई एक तरफ और होल्डर इन ड्यू कोर्स एक तरफ। अगर ये मिस्टर बजाज यहां पे ड्रॉई से पैसा मांगने जाए और ड्रॉई यहां पे पैसा देने से मना कर दे, तो ये क्या कर सकता है, ये सबके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, ये चाहे तो गोगो के ऊपर केस फाइल कर दे, मिस्टर प्रेम के ऊपर केस फाइल कर दे, अमर तो भी जिंदा है ही नहीं, ये ड्रॉयर के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, ड्रॉई के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। इन शॉर्ट, ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, ये अपने से पहले वाली सारी प्रायर पार्टीज के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। अपने से पहले वाली सारी प्रायर पार्टीज के ऊपर सूट फाइल करने का राइट रखता है कौन, होल्डर इन ड्यू कोर्स रखता है। अब बताओ यहां पे प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, ड्रॉय की है, ड्रॉय की है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी आ जाएगी, ड्रॉयर की आ जाएगी। अब चलो मुझे एक बात बताओ, आप सोच के देखना, थोड़ा सा ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा लॉ को समझते हैं, बेसिकली लॉ को समझते हैं और ये डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है जिसे हम कहते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी कैन नॉट सू, थर्ड पार्टी केस फाइल कर ही नहीं सकती। अब ड्रॉयर कहता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉयर ने मेरे ऊपर बनाया था और मैंने उसकी एक्सेप्टेंस दी थी, लेकिन आप मेरे ऊपर कैसे केस फाइल कर सकते हो जबकि आपका मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। अब बात तो सच है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर क्या लिखा हुआ था, पे टू माई ऑर्डर। या तो मुझे पे कर देना, या तो मुझे पे कर देना, या फिर जिसको मैं फर्दर एंडोर्स करूं उसको पे कर देना। इज दैट क्लियर? तो वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले से ही मेंशन था, इसलिए कोई भी पार्टी आकर, जिसके पास भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो पार्टी आकर क्या मांग सकती है, वो उस इंस्ट्रूमेंट से पैसा मांग सकती है। इज दैट क्लियर? लेकिन आप एक बात देखोगे कि यहां पे मैंने ना फ्रॉड वर्ड लिखा, मैंने कहा देखो इन्होंने फ्रॉड करके वो इंस्ट्रूमेंट लिया और फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स को दिया था, ठीक है। यहां पे मैंने फ्रॉड वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज किया है, लेकिन यहां पे आपने देखा होगा मैंने फॉर्जरी नहीं लिखा, मैंने फ्रॉड लिखा है, यहां पे मैंने फॉर्जरी क्यों नहीं लिखा। अब इस बात का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, और ये मैं हमेशा बताता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड फॉर्जरी। फ्रॉड का मतलब होता है क्या, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। फ्रॉड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, और फॉर्जरी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंसेंट। तो अगर फॉर्जरी है तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर फ्रॉड है, तो फिर इंस्ट्रूमेंट जो है फर्दर चला जाएगा। अब मिस्टर बजाज के पास जब ये इंस्ट्रूमेंट पहुंचा तो मतलब प्रायर टाइटल डिफेक्टिव था, जो प्रायर टाइटल था दैट प्रायर टाइटल वाज डिफेक्टिव, फ्रॉड हुआ था पहले। लेकिन उस फ्रॉड का इंपैक्ट जो है वो मिस्टर बजाज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और वो अपने में से सारी प्रायर पार्टीज के ऊपर केस फाइल कर सकता है। और इसलिए मैं बात हमेशा बोलता हूं कि सारी खुदाई एक तरफ, होल्डर इन ड्यू कोर्स एक तरफ। इसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, और वो प्रिविलेजेस क्यों मिल रही हैं, क्योंकि ये सेक्शन 9 वाली 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। अब आपने देखा होगा कि यहां पे मैंने डेथ का एग्जांपल लिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मैंने कोट किया, मैंने यहां पे ना फ्रॉड को कोट किया, वो जानबूझ के कोट किया मैंने, क्योंकि मैं इन लोगों को होल्डर बना रहा था।
जो इसके पहले वाले एंडोर्सी है ना, उनको मैं बेसिकली होल्डर बना रहा था, और मुझे होल्डर इन ड्यू कोर्स मिस्टर बजाज को ही बनाना था, इसलिए मैंने इस तरीके के एग्जाम्पल्स इसको ट्विस्ट करके बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, सो अब ये देखो फिर, ठीक है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स मान लो। अच्छा, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसको हम कहते हैं गंगा। हम गंगा क्यों कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को? इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। इसका लॉजिक जो है वो सेक्शन नंबर 53 में आपको मिल जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि मिस्टर बजाज ने इसको ट्रांसफर कर दिया लेट्स से मिस्टर शर्मा को, तो मिस्टर शर्मा को अगर ट्रांसफर किया तो मिस्टर शर्मा भी यहां पे क्या बन गए? होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गए। मतलब मान लो होल्डर इन ड्यू कोर्स ने ड्रॉई से पैसा मांगा ही नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज नॉट डिमांडेड मनी फ्रॉम द ड्रॉई, उन्होंने फर्दर क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। तो इससे क्या होता है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझो। एक्चुअली हम ये बोलते हैं कि एचडीसी यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है ना, उसके पास जब कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा हमारा बिलीव है कि जब हरिद्वार में जाकर गंगा का स्नान कर लिया तो सारे पाप धो लिए। उसी तरीके से जब कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रायर बहुत सारे डिफेक्ट थे, अब आप पूछोगे डिफेक्ट का मतलब, मैंने कहा यही देखो फ्रॉड था, फ्रॉड करके इंस्ट्रूमेंट लिया, ये अपने आप में एक डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। लेकिन जब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में आता है तो सारे प्रायर डिफेक्ट जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि सारे पाप धुल जाते हैं। और इसलिए जब वो इंस्ट्रूमेंट फर्दर आगे जाता है, किसके पास? किसी और पार्टी के पास जाता है, तो वो पार्टी भी क्या बनती है? वो पार्टी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बनती है। दैट पार्टी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको चीजों को समझाता हूं। लॉ को समझने के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, थोड़ा सेल ऑफ गुड्स में जा रहा हूं, मैं कभी जाता नहीं हूं नेगोशिएबल में, लेकिन आज जानबूझ के जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं सेल ऑफ गुड्स में क्योंकि वहां पे अगर आपने नेमो दैट क्योर नॉन हैबिएट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हो, नो वन कैन पास ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। और इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, और एक्सेप्शंस में ये भी पढ़ा होगा कि आपने अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर बायर ने किसी थर्ड पार्टी को गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं और वो थर्ड पार्टी गुड फेथ में खरीद रही है, तो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा। थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा। मैंने सेल ऑफ गुड्स में ना एक ये भी एक एग्जांपल दिया था, दोबारा से बता रहा हूं कि एक ऑक्शन सेल होती है, उसमें जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो चेक इशू करता है, ऑक्शन जीत जाता है, फिर चेक इशू कर देता है, और उसके बाद चेक उसका डिसऑनर हो जाता है। लेकिन तब तक वो पर्सन ऑक्शन सेल में खरीदे हुए गुड्स को फर्दर सेल कर देता है। तो फर्दर वो जिसको सेल करता है वो कौन होता है? बायर। तो उस बायर का जो राइट है, क्या वो एडवर्सली अफेक्ट होगा या नहीं होगा? एडवर्सली अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो। उसका राइट जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो गुड फेथ में ले रहा है। तो ये सारी बातें हमने सेल ऑफ गुड्स में पढ़ी थी। सेल ऑफ गुड्स में इनके बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। आपने अगर सेल ऑफ गुड्स पढ़ा हो, मुझसे पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया हो, जहां भी, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, सेल ऑफ गुड्स में इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। बट बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा हूं यहां पे मैं यही बात बता रहा हूं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स भी ऐसा ही है। ये बोलते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले पार्टीज के बीच में क्या डिस्प्यूट था, क्या लड़ाई थी, क्या झगड़ा था, आई डोंट केयर अबाउट इट। वॉट आई केयर अप इज कि सेक्शन 9 जो है वो मुझे प्रोटेक्शन देता है। अब वो सिंपली जाएगा, सारी प्रायर पार्टीज को सू कर सकता है, सारी प्रायर पार्टीज को सू कर सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अच्छा, एक एस्पेक्ट यहां पे और डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मान लो जो प्रायर पार्टी थी ना, उस प्रायर पार्टी में एक माइनर था और एक मेजर था। मतलब दो लोगों ने जॉइंटली मिलकर एक इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया था। एक माइनर है, एक मेजर है, एक माइनर है, एक मेजर है, ठीक है, जॉइंटली एंडोर्स कर रहे हैं। तो बताओ सूट किसके ऊपर फाइल होगा? सिर्फ मेजर के ऊपर केस फाइल होगा, माइनर के ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। तो यहां पे भी आपको ये बात भी क्लियर कर देता हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में माइनर की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती। तो अगर माइनर ने किसी इंस्ट्रूमेंट को फर्दर एंडोर्स कर दिया है तो उसको यहां पे क्या मिलेगी? उसको यहां पे अपनी एज की वजह से इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको पता है कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, नाउ
चलो ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो यहीं पे हम होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और होल्डर इन ड्यू कोर्स की अभी हमें किसको डिस्कस करना है, अभी हमें आगे डिस्कस करना है कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो चलो एक डिफरेंस भी यहाँ पे मैं आपको दोनों के बीच में फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, ये देख लो, एक तरफ यहाँ पे मैंने लिख दिया होल्डर, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लिख दिया होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। ओके, तो ये आ गया होल्डर, ये आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम क्या बोलते हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन भी क्या बन जाएगा, होल्डर बन जाएगा। विदाउट एनी कंसिडरेशन होल्डर बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए, यहां पे कंसिडरेशन जो है ना वो मस्ट है। हियर कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। ये बात आपको समझ में आ गई, यहां पे कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, नाउ ये आफ्टर मैच्योरिटी बन सकता है होल्डर, इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी के बाद में भी। और ये कब बनेगा, ये हमेशा बिफोर मैच्योरिटी बनेगा। मैच्योरिटी हम कहां से काउंट करते हैं, जो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेसिकली जो टाइम गिवन है, जो डेट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी का कैलकुलेशन जो है वो हम करते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे ये विदाउट गुड फेथ भी बन सकता है। विदाउट गुड फेथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फ्रॉड करके इंस्ट्रूमेंट अपने नाम पे इंडोर्स करवा लिया तो विदाउट गुड फेथ। और यहां पे क्या रिक्वायर्ड है, यहां पे बेसिकली गुड फेथ रिक्वायर्ड है। गुड फेथ रिक्वायर्ड है। सेक्शन 8 और सेक्शन 9, इन दोनों का ये डिफरेंस है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, और वहां पे कंसिडरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको क्या मिलती है, इसको प्रिविलेजेस मिलती हैं, इसको प्रिविलेजेस अवेलेबल है, इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स को। लेकिन जब हम बात करते हैं होल्डर की, तो होल्डर के केस में ऐसी कोई नो प्रिविलेजेस। अब वो प्रिविलेजेस कौन कौन सी हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहां पे ये जो होल्डर होता है ना, ही कैन नॉट सू ऑल द प्रायर पार्टीज, कैन नॉट सू ऑल द प्रायर पार्टीज, ये सारी प्रायर पार्टीज को सू नहीं कर सकता। लेकिन ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है ना, ये कर सकता है, कैन सू ऑल द प्रायर पार्टीज, ऑल द प्रायर पार्टीज, जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं, ये सबके अगेंस्ट में सूट फाइल जो है वो कर सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, डिफरेंस क्लियर है। इसके आगे के जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।